हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का जो बायोलॉजी है यानी कि जो जीव विज्ञान है उसी का हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है श्वसन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दूसरा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग पहले पूरे चैप्टर को, पूरे थ्योरी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा उसको भी बताएंगे कि क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो बताएंगे। और फिर अलग से क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, और इनके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका करवाएंगे। तो प्लीज मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा चैप्टर जो है यही याद हो जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट हम आपको बोलेंगे उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर जो है आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो विज्ञान है आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसी का दूसरा अध्याय नाम है श्वसन। तो समझते हैं श्वसन क्या है। तो देखिए, जीव शरीर के द्वारा ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की सम्मिलित रूप को श्वसन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जीव शरीर के द्वारा ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज है उससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसी का सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं श्वसन, या वह रूप जिसमें जीव शरीर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी का सम्मिलित रूप को भी हम लोग श्वसन कहेंगे। अगर आपको पूछ दे एग्जाम में श्वसन क्या है, तो आपको लिखना है ग्लूकोज से जो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है उसको श्वसन कहते हैं, या फिर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से, बाहरी वातावरण से, और उसको ग्रहण करने के बाद जो भी एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है, और जो भी ऊर्जा का निर्माण होता है उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, श्वसन दो प्रकार का, एक है वायवीय श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। ध्यान रखिएगा, एरोबिक रिस्पिरेशन, श्वसन का इंग्लिश क्या होता है, रिस्पायरेशन। ठीक है, और एक है अवायवीय। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये जो है श्वसन का दो प्रकार है। टोटल कितने प्रकार होते हैं श्वसन के? दो प्रकार, एक है वायवीय, एक है अवायवीय। आपको याद हो जाना चाहिए। अब वायवीय श्वसन क्या है? तो देखिए, वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में घटित हो। ध्यान दीजिएगा, जो भी अगर वायु का प्रेजेंट में, वायु की उपस्थिति में जो भी श्वसन की घटना होगी उसको हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन। ठीक है, ये श्वसन कहाँ होता है? तो ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ये जो प्रक्रिया है वायवीय श्वसन का प्रक्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है तथा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला, वायवीय श्वसन क्या होता है? 2 नंबर में लघु में अगर पूछे तो आपको बोलना है वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में घटित होती है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अवायवीय श्वसन क्या है? तो वह श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है या फिर वायु की अभाव में होता है। तो उपस्थिति में जो होता है उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, और अनुपस्थिति यानी कि अभाव में अगर होगा तो उनको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, यह श्वसन कहां पर होता है? तो यीस्ट तथा पीसीय कोशिका में होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बनता है, वायु श्वसन कहां पर संपन्न होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन कहां पर संपन्न होता है? तो अवायवीय श्वसन जो है वो यीस्ट में और पेशीय कोशिका में संपन्न होता है। तो ये दोनों चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में जाता है, फिर वहां पर पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा बनता है। मैंने अभी कहा कि जो हम लोग शरीर के अंदर ग्लूकोज लेते हैं तो उसी से हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो एटीपी मिलती है, और एटीपी को ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट और ऊर्जा बना ग्लूकोज टूटने के बाद, फिर ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि हमने अभी कहा ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पर होता है ये प्रोसेस प्रक्रिया? तो वो होता है यीस्ट में। यानी कि ऑक्सीजन का अगर अनुपस्थिति हो या फिर अभाव हो, कमी हो, तो ये जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक कहां पर होगी? यीस्ट में होगी या पेशीय कोशिका में होगी। वहीं पे अगर ऑक्सीजन का यानी कि वायु का अगर उपस्थिति होगा तो फिर ये जो प्रक्रिया है वो कहां पर होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो ये प्रक्रिया होगा यीस्ट में, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो ये प्रक्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन का कमी है, अनुपस्थिति का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उपस्थिति का मतलब है, और कमी का मतलब थोड़ा सा कमी है, तो ये कहाँ होगा? पेशी कोशिका में। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गया और एक हो गया ऑक्सीजन के अभाव, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यही दोनों प्रक्रिया को बोलते हैं अवायवीय। ध्यान रखिएगा, यही दोनों प्रक्रिया को बोलते हैं अवायवीय। और वहीं पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसी प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा तो ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और यही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। तो वायवीय अवायवीय समझ में आ गया। वायवीय में सिर्फ एक है जो कि वायु का उपस्थिति है और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, और अवायवीय में 2 है,
एक होता है यीस्ट में और एक होता है पेशी कोशिका में। और अगर अनुपस्थिति होगा हवा का, वायु का, तो वो होगा यीस्ट में, और अगर थोड़ा सा कमी होगा तो वो होगा पेशी कोशिका में। ठीक, अब देखिए, अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो तो वहां पर बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे अगर ऑक्सीजन का उपस्थिति हो तो वहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी कि H2O प्लस ऊर्जा यानी कि जो ATP है। और अगर पेशी को अभाव ऑक्सीजन का थोड़ा सा कमी है तो वो होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो डायग्राम से भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति सारा चीज आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अगला हम लोग चलते हैं पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हमने अभी आपको बताया। बस उसी चीज को फिर यहाँ पर लिख दिए हैं, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, बस समझ जाइएगा। मैंने कहा ना कि आपको यहीं पे जो है पूरा चैप्टर भी याद होना चाहिए। और देखिए, हम लोग 10th क्लास का बिल्कुल नया चैनल की शुरुआत किए हैं, तो प्लीज आप लोग पहला चैप्टर को नहीं देखे उनको देख लीजिएगा। और ये दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा क्लास ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारा क्लास चल रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो प्लीज आप अपने सारे दोस्तों को जोड़ें। अगर आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर को नहीं पढ़े उनको भी पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। और अगर आपके कोई दोस्त है तो प्लीज उनको बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि वहां पर पायरुवेट की अगर अनुपस्थिति होगा, ठीक है, तो वहां पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वही है कि यहाँ पर जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। बदल जाना का मतलब परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पायरुवेट और जो ऊर्जा होता है तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कब बदलता है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, यानी कि वायु का अनुपस्थिति में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु ऑक्सीजन ये दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं। हवा जो है वो क्या? ऑक्सीजन है। ठीक है, यह क्रिया जो है वो किण्वन कहलाती है, और यही क्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन। यानी कि अगर पायरुवेट की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर जो आपका ये है यानी कि पायरुवेट और ATP है, ठीक है, तो पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो यही क्रिया को हम लोग बोलेंगे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। जो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है यीस्ट में। हमने अभी कहा ये जो है यीस्ट में होता है। ठीक, अब जो दूसरा है वो क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन का कमी है। तो ऑक्सीजन का अगर कमी होगा तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा पेशीय में। ये कहाँ होगा? पेशीय में। अभी हमने कहा ना कि ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है आपका पेशीय में होता है, पेशी कोशिकाओं में। और वहां पर होता है क्या है? तो वहां पर जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। और अगर ये अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो फिर हम लोगों का जो शरीर है वहां पर दर्द होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का अगर अनुपस्थिति हो तो वहां पर तो बिल्कुल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और ऑक्सीजन का अगर थोड़ा सा भी कमी है, अगर मान लेते हैं हम लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पर फिर हम लोगों का क्या होगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगा कोशिका में। फिर हम लोगों का जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगेगा। हमारी पेशी को अधिक दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद। हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन यानी कि क्रैम्प या तकलीफ होती है, यानी कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अगर चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं, तो यही एक कारण है जिसके कारण हम लोगों का जो शरीर है वो जो मतलब कि हम लोग जो ऐंठते हैं, थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, तो वो इसी के कारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि दौड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन बहुत कम लिया जाता है, और कभी सोते हैं तो उस वक्त भी ऑक्सीजन कम लिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो हम लोगों का शरीर थोड़ा बहुत हिलते रहता है तो ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा लेते हैं, और जब कम लेने अगर लगेंगे तो हम लोगों का जो शरीर है, जो मांसपेशी है, वो दर्द करने लगेगा और हम लोग थोड़ा सा ऐंठते हैं, यानी कि क्रैम्प करते हैं, ऐंठन करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को तकलीफ भी होती है। उनके बाद है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुवेट है उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी निर्माण होता है। और चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसी को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बन गया कि मनुष्य की जो शरीर में 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं होती है। कितनी? 60 × 10⁻15 कोशिकाएं जो है मनुष्य के शरीर में होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन का अगर कमी होगा तो ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होगा? पेशी कोशिका में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा तो इथेनॉल बनेगा, और अगर उपस्थिति होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देगा, और अगर नहीं हो, कमी होगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। और लैक्टिक अम्ल के कारण हम लोगों का जो शरीर है वो दर्द होने लगता है। ठीक, चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, है ना?
अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वो देखते हैं किण्वन। ये सभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी पूछा जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं किण्वन। किण्वन क्या होता है? तो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट द्वारा इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और यह क्या है? अवायवीय श्वसन है। ध्यान रखिएगा, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, इसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और यही जो है अवायवीय श्वसन है, जो कि हमने आपको शुरू में बताया कि अवायवीय श्वसन क्या है। तो वह श्वसन जो कि वायु के अभाव में हो या फिर अनुपस्थिति में हो, और यह श्वसन यीस्ट में होता है। तो वही तो हमने आपको यहाँ पर कहा कि भाई ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होगा? यीस्ट में होगा। क्या बनेगा? इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमने अभी कहा कि इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यीस्ट में जो भी प्रक्रिया होता है। यीस्ट की जो भी यीस्ट में प्रक्रिया होगा तो वो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, जाहिर सी बात है। और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन। तो ध्यान रखिएगा, जो अवायवीय श्वसन है वही किण्वन है, और जो किण्वन है वही अवायवीय श्वसन है। तो अवायवीय श्वसन और किण्वन का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बिल्कुल आपको ऐसे ही देना है, ठीक है। अवायवीय श्वसन भी वही चीज कहता है जो कि किण्वन कहता है, यानी कि फर्मेंटेशन कहता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो अभी हमने कहा ना कि जो वायवीय श्वसन है वो तो भाई श्वसन जो है वो वायु की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऊर्जा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। कहाँ पर? वायवीय श्वसन में। वहीं पे जो अवायवीय श्वसन है, ये जो प्रक्रिया है वो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है तथा बहुत ही कम ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का यानी कि H2O का, और एटीपी का निर्माण होता है। वहीं पे अवायवीय श्वसन में इथेनॉल, अल्कोहल, पायरुवेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अवायवीय श्वसन में इथेनॉल, अल्कोहल, पायरुवेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और वायवीय श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। वही चीज घुमा घुमा के बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अभी हमने आपको कहा कि वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं पे जो अवायवीय श्वसन है वो कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है और केंद्रक में संपन्न होती है। अभी हमने आपको कहा, ठीक। उसके बाद इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूर्णतः विखंडन होती है, वहीं पे इसका अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है उनका पूर्णतः विखंडन नहीं होता है। यही है अंतर। आपको 5 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है, आप अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे में श्वसन की क्रियाविधि, यानी कि पेड़ पौधे में श्वसन की क्या क्या क्रियाविधि है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब आप कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही मजे के साथ पढ़ाई जाती है, ठीक है। देखिए, पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि से करता है। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे जो श्वसन की क्रिया करता है तो इसके लिए जो गैसों का आदान प्रदान करता है वो कौन विधि से करता है? तो विसरण विधि से करता है, ठीक है। पेड़ पौधे के अंदर कोशिकीय स्थानों तथा वात रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे के अंदर कोशिकीय स्थानों तथा वात रंध्रों के द्वारा जो है ऑक्सीजन यानी कि जो O2 है वो एंट्री करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग का जो श्वसन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और जंतु की अपेक्षा जो है ये क्या होता है? धीमी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग का जो श्वसन है वो अलग अलग होता है और जंतु की अपेक्षा ये जो है धीमी होती है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान के लिए उसकी शारीरिक जटिलताओं के आधार पर श्वसन अंग का विकास हुआ है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पेड़ पौधे में श्वसन, तो ये कैसे होता है? ध्यान रखिएगा, ये जो है विसरण विधि के द्वारा होता है। पूछा जाता है किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। और रंध्रों के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा, रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसी को हम लोग वात रंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिकीय स्थानों से और वात रंध्रों के द्वारा आपको पूछा भी जाएगा कि पेड़ पौधे में जो ये है ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो कैसे होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है ना। तो रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन यानी कि O2 प्रवेश करता है और CO2 जो है बाहर निकलता है। और पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग का जो श्वसन है वो अलग अलग होता है, जंतु की अपेक्षा धीमी भी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। देखिए, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान के लिए उसके शारीरिक जटिलताओं के आधार पर श्वसन अंग का विकास हुआ है। कहने का मतलब है, जो जंतुओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसके लिए शारीरिक आधार पर यानी कि शरीर जैसे उनका काम करता है उन्हीं के आधार पर जो है उनका श्वसन अंग जो है उसका विकास हुआ है, ठीक है। और उसमें से हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे
एक कोशिकीय जितना भी जीव है, यानी कि जो एक कोशिका का जीव बना हुआ है, जैसे कि अमीबा, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, यूग्लिरा, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर जो श्वसन क्रिया है वो कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव जो है वहां पर एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन की क्रिया है वो कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है। उसके बाद जो बहुकोशिकीय तथा उच्च वर्गीय जीव है, बहुकोशिकीय और उच्च वर्गीय, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग क्या हो गए, बहुकोशिकीय। हम लोगों के अंदर बहुत सारा कोशिका है। जैसे अभी हमने आपको बताया 60 गुना 10⁻15, कितना, 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं हम लोगों का अंदर है। लेकिन वहीं पे जो एक कोशिकीय जीव है तो उनके अंदर से सिर्फ एक ही कोशिका है। तो जो भी एक कोशिका होता है तो वहां पर झिल्ली, ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता है, तो एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। वहीं पे बहुकोशिकीय में कैसे होता है, तो बहुकोशिकीय तथा उच्च वर्गीय जीवों में ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें श्वसन अंग का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन की जो क्रिया है वो होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोगों के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो भी उच्च वर्गीय जीव होता है तो उनके अंदर 3 प्रकार का, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि अंग का विकास हुआ है। 3 प्रकार का। एक अंग का नाम है श्वास नली या ट्रेकिया, एक अंग का नाम है गिल्स तथा या गल्फरा, और एक अंग का नाम है फेफड़ा। और फेफड़ा जो है वो हम लोगों के अंदर पाया जाता है ना, आप लोगों को पता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। सबसे पहला पढ़ते हैं, क्योंकि टोटल 3 अंग है, तो एक श्वास नली तथा ट्रेकिया है, एक है गिल्स तथा गल्फरा है, और एक है फेफड़ा जो कि हम लोगों का है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, श्वास नली या ट्रेकिया, कीटों यानी कि जो कीट होता है, कीट हम लोग जानते होंगे, जैसे कि तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, झिंगुर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कीट बोलते हैं। तो इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो ट्रेकिया द्वारा संपन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, श्वास नली या ट्रेकिया वो एक ही शब्द है। तो ये जो ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कौन से जीवों में होती है, कौन से कीटों में, तो तिलचट्टा, टिड्डा, झिंगुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि भाई ये जो श्वसन की क्रिया है ट्रेकिया के द्वारा किसके, कौन से जीव में होता है, तो कीट में होता है। ठीक है, यह ट्रेकिया शरीर के अंदर लंबी साकेत हवा भरी रहती है, यानी कि जो ट्रेकिया है वो शरीर के अंदर होती है और लंबी होती है और उसी में हवा भरी रहती है, जिसका एक छोर जो है वो श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है, और जिसका जो एक छोर है वो एक छोर जो खुला हुआ है उसी छिद्रों को हम लोग बोलते हैं श्वास रंध्र, श्वास रंध्र। अब दूसरा है गिल्स या गल्फरा, गिल्स या गल्फरा, ये क्या होता है, तो ये जो गिल्स है, गल्फरा है, आप लोगों ने जानते हो मछली जो होता है ना, जो भी जलीय जीव होता है, तो वहां पर जो पाए जाने वाले जो श्वसन अंग है उसी को हम लोग बोलते हैं गिल्स या गल्फरा। ठीक है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन को ये जो है ग्रहण कर श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। यानी कि क्या करता है, ये जो गिल्स गल्फरा है, जो भी जल होता है, जो भी पानी होता है, आप सबको पता ही होगा पानी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण कर लेता है, फिर पानी को फेंक देता है। गिल्स का यही काम होता है। तो गिल्स या गल्फरा जो है, जो भी जलीय जीव होता है तो वहां पर अक्सर गिल्स या गल्फरा पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए घुलित ऑक्सीजन को, यानी कि जल में जो भी घुलित ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन पाया जाता है उसको ग्रहण कर ये जो है श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। गिल्स जिस कोष्ठकों से बना होता है उसे हम लोग गिल कोष्ठ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गिल्स जिस कोष्ठकों से बना होता है इसे हम लोग गिल कोष्ठ कहते हैं। इस श्वसन को करने वाले जीव झींगा मछली इत्यादि है, यानी कि गिल्स या गल्फरा का जो प्रक्रिया करता है तो उस जीव का नाम क्या है, झींगा मछली। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिलचट्टा, टिड्डा, झिंगुर, इसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया ट्रेकिया के द्वारा होती है या फिर श्वास नली के द्वारा, उसी को श्वास नली, उसी को ट्रेकिया बोलते हैं। और जो आपका मछली हो गया, झींगा हो गया, यानी कि जो जलीय जीव हो गया, वहां पर गिल्स और गल्फरा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जलीय जीव श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती है। इस प्रकार के श्वसन को जलीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी जीव श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करेगी तो इस प्रकार के श्वसन को हम लोग जलीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक, अब अगला है फेफड़ा। तो वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा का विकास हुआ है तथा मेढक, एवीज, वेप्टेलिया इत्यादि में भी फेफड़े द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, विकास हुआ है तथा मेढक, एवीज, वेप्टेलिया इत्यादि में फेफड़े द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। जैसे मेढक त्वचा तथा फेफड़ा से श्वसन की क्रिया को करने वाले जीव है, अतः इसे हम लोग उभयचर कहते हैं। तो हम लोग जैसे हो गए, जैसे मेढक हो गया, वेप्टेलिया वर्ग हो गया, इन सभी में जो है फेफड़ा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा का विकास हुआ है। ठीक, लेकिन जो मेढक है ना, यहाँ पर जो है श्वसन की जो क्रिया है वो त्वचा, यानी कि जो हम लोग, उन लोगों का जो खाल है उनसे भी, स्किन जो है उनसे भी करता है, और जो फेफड़ा है उनसे भी वो श्वसन की प्रक्रिया करता है।
इसीलिए हम लोग जो मेढक है उनको हम लोग उभयचर कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे निम्न में से उभयचर कौन है, तो आपको आंसर लगाना है मेढक। कौन है? मेढक। ठीक है, चलिए अब है मानव श्वसन तंत्र। एक बार देख लेते हैं कि आपका मानव श्वसन तंत्र जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, उनके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्ट को करेंगे। चलिए इन चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर दी जाए क्या? एक ही वीडियो में चैप्टर को समाप्त कर दी जाए? मेरे ख्याल से तो एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं, पूरा चैप्टर को ही समाप्त कर देते हैं, है ना? ठीक है, या फिर इसको एक और वीडियो बनाया जाए? चलिए खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन प्रक्रिया के लिए एक तंत्र का विकास हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन प्रक्रिया के लिए एक तंत्र का विकास हुआ जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। क्योंकि मानव उच्च वर्गीय जीव है और उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो मानव श्वसन तंत्र का विकास हुआ है। क्या है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। श्वसन अंग हम लोगों का अलग अलग है, जैसे कि मानव श्वसन अंग जो है वो निम्नलिखित भागों में बटा रहता है ना। हमने जितना भी देखा वो फेफड़ा वगैरह सारा चीज अलग है। अब हम लोगों के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो बहुत ही, क्योंकि हम लोग बहुत ही उच्च जाति की प्राणी है, ठीक है, उच्च वर्गीय जीव है, तो हम लोगों का जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग अलग भागों में बटा हुआ है और बहुत ही ज्यादा अंग का विकास हुआ है, जिसमें से एक है नासिका छिद्र, एक है स्वर यंत्र, एक है श्वास नली, एक है फेफड़ा, है ना। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फेफड़ों की आंतरिक संरचना। देखिए फेफड़ों के बारे में भी हम लोग देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर के फेफड़े में लगभग 3 गुना 10 पे पावर 8, 3 गुना 10 पे पावर 8। तो मानव के शरीर में मानव शरीर के फेफड़े में लगभग 3 गुना 10 पे पावर 8 वायुकोश होते हैं। कितना? 3 गुना 10 पे पावर 8 वायुकोश होते हैं। कहाँ पर? मानव के शरीर के फेफड़े में, जिसमें वायु भरी होती है, जहां पर वायु भरा होता है। और यह वायु जो है वो वातावरण के दाब तथा रक्त के दाब के कारण कोशिकाएं के द्वारा संपूर्ण शरीर में उपस्थित रक्त परिसंचरण में मिलता है। इन वायु कोशों का कुल क्षेत्रफल लगभग 400 से 800 फुट स्क्वायर होता है। कितना? 400 से 800 फुट स्क्वायर, यानी कि एफ स्क्वायर। फुट स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फुट स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फेफड़े की आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़े कि फेफड़े में लगभग 3 गुना 10 पे 8 वायु कोश होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है? तो वायु यानी कि ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। और जो वातावरण का जो भी दाब होता है, जो भी रक्त का दाब होता है, इसी के कारण हम लोगों का पूरे शरीर में जो है रक्त परिसंचरण में जो है ये जो खून है वो मिल जाता है। और इन वायु कोशों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 400 से 800 फुट स्क्वायर, 400 से 800 फुट स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन की क्रिया में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। श्वसन क्रिया जब भी आपको पूछे तो यहाँ पर सिर्फ सांस लेने की बात नहीं होगी, सांस लेने की भी बात होगी और सांस छोड़ने की बात होगी। इसी को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रश्वास। ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया में दोनों सांस लेना और छोड़ना दोनों सम्मिलित है, लेकिन जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे प्रश्वास। क्या बोलेंगे? प्रश्वास, इंस्पायरेशन। तथा सांस छोड़ने की क्रिया को बोलेंगे उच्छ्वास। सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलेंगे श्वासोच्छ्वास, यानी कि ब्रीथिंग। तो हम लोग जो करते हैं ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का मतलब क्या होता है? इन दोनों के जो प्रक्रिया का जो सम्मिलित रूप है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे श्वास। तो जब भी हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं तो ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। क्या होता है? वो सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। तो सांस लेने की क्रिया को बोलेंगे प्रश्वास, इंस्पायरेशन। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे उच्छ्वास, यानी कि एक्सपायरेशन। और इसका जो सम्मिलित रूप है इसी को बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। तो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट VVI है, ये आपका स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं फेफड़े के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए फेफड़ा ये मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो वक्ष गुहा है वहीं पे फेफड़ा स्थित होता है। इस फेफड़े का जो रंग है वो गुलाबी होता है। फेफड़े का रंग कैसा होता है? गुलाबी। ठीक है, यह जो है स्पंजी तथा थैलोनोमा के आकार की जैसी रचना होती है, यानी कि फेफड़े की जो रचना है वो स्पंजी और थैलोनोमा के आकार की जैसी होती है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ज्ञानेंद्रिय तंत्र, पेशीय तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में हम लोग
एक एक करके पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। जैसे पाचन तंत्र हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र आगे पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र और से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इनकी जनन तंत्र तो उससे भी आगे पढ़ेंगे, आप लोग को पता ही है, इसके बारे में अक्सर बच्चे जानते हैं, है ना। तो इनके तंत्रिका तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसका बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, बस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश भी आप देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र जहां हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। आगे आने वाले अध्याय में हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग ध्यान से अच्छे से इंग्लिश भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग श्वसन की विशेषताएं, श्वसन की क्या क्या विशेषताएं एक एक करके देखते हैं। उनके बाद जो आपका चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, बस छोटा सा है और ठीक है। देखिए पूछा भी जाता है अक्सर, देखिए श्वसन की विशेषताएं में जो सबसे पहला पॉइंट है कि श्वसन जो है वो एक अपघटनीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है? अपघटनीय अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो श्वसन की जब भी क्रिया होती है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। ठीक, श्वसन क्रिया दिन व रात होने वाली अर्थात 24 घंटे होती है। ये क्रिया 24 घंटा होता है। अगर 1 मिनट के लिए भी बंद हो गया या 2 मिनट के लिए कम से कम या 3 मिनट के लिए, तो समझिए कि आप अब नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया दिन रात होने वाली क्रिया है, 24 घंटे। उनके बाद ये जो है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। और ये जितने भी जीवित जीव है यानी कि जितना भी जीव है, सजीव जिसको हम लोग बोलते हैं, जितना भी सजीव है उस सभी में होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली में नहीं होता है, इंसान में होता है, ऐसा नहीं, हर जीव में होता है। जो भी सजीव हो, जो भी जिंदा हो, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के सहयोग से होती है और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया के सहयोग से होती है, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन की विशेषताएं। टोटल हमने आपको 5 पॉइंट को बताया। अब अगला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीश्वसन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाता है। अभी हमने को पता इंग्लिश क्या है, एरोबिक। हमने पहले क्या अवायवीय श्वसन यानी कि जो वायवीय श्वसन था, एक वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वही आपका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति वाला जो मामला है यानी कि वायवीय और अवायवीय, है ना। तो यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी देखिए ऑक्सीश्वसन जब भी होगा तो इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और हम लोग जानते हैं जहां पर भी ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय। वायवीय का मतलब हो गया यानी कि वायु का उपस्थिति, वायवीय, वायु उपस्थिति, वायवीय, वायवीय। वायु का वायु मतलब क्या होता है, हवा होता है ना जी, और ऑक्सीजन भी, वो भी हवा। तो अगर ऑक्सीश्वसन आ जाए तो इसका भी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, या वायु की उपस्थिति आ जाए तो आपको बोल देना वायवीय, ठीक। अब अनॉक्सिक श्वसन क्या होता है, तो अनॉक्सिक श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब क्या हो गया, अवायवीय श्वसन। चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजीव क्या होता है। तो ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों को हम लोग ऑक्सीजीव कहते हैं, यानी कि जो भी वायवीय श्वसन करता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में जो भी ऑक्सीजन लेता है उसी को हम लोग, उसी जीव को हम लोग, जो लेता है उसी जीव को हम लोग ऑक्सीजीव कहते हैं, यानी कि एरोब्स कहते हैं। और श्वसन पदार्थ क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकृत या अपघटित होने वाले जो भी पदार्थ है उसी को हम लोग श्वसन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अपघटित होने वाले जो भी पदार्थ है उसी को हम लोग श्वसन पदार्थ कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ये जो है कोशिका द्रव्य में होने वाली वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु अपघटित होकर अनुपायरुविक अम्ल बनाता है, ठीक है, अनुपायरुविक अम्ल बनाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो भी क्रिया होती है तो ग्लूकोज का एक अणु अपघटित होकर अनुपायरुविक अम्ल बनाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब उपचय क्रिया जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज, और एक है अपचय क्रिया जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये दोनों क्या है, तो देखिए उपचय क्रिया वह जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों के संश्लेषण के द्वारा जटिल पदार्थ बनते हैं, उपचय क्रियाएं कहलाती हैं। वह जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों के संश्लेषण के द्वारा जटिल पदार्थ बनते हैं, उपचय क्रियाएं कहलाती है। अपचय क्रियाएं क्या कहलाती है, तो वह जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में बदल जाता है, अपचय क्रियाएं कहलाती है, ठीक। चलिए आपको समझ में आ गया। अब एटीपी क्या है, तो एटीपी का मतलब आपको ऊर्जा समझना है, या फिर इसका जो फुल फॉर्म होता है एटीपी का वो होता है एडिनोसिस ट्रांसफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिस, ए से हो गया एडिनोसिस, और टीपी का मतलब हो गया ट्राइफॉस्फेट, 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 एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एटीपी। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो देखिए एटीपी एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है, ठीक है। सभी
ऊर्जा का जो संग्राहक है, जो वाहक है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं एटीपी। ठीक है, चलिए विसरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन विसरण कहलाता है। यानी कि पदार्थ का मतलब जैसे कि लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, है ना। लिक्विड सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ हो गया, द्रवीय पदार्थ हो गया, गैसीय पदार्थ हो गया, इसके अणु जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह गमन करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि विसरण कहते हैं। ट्रेक्यूल्स क्या है, तो कीटों में पाए जाने वाले ट्रेकिया यानी कि श्वास नली के सूक्ष्म शाखाओं को ट्रेक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो भी पाए जाने वाले ट्रेकिया है, श्वास नली है, उसी का जो सूक्ष्म शाखा है उसी को हम लोग ट्रेक्यूल्स कहते हैं। बाकी धमनी, शिराएं और हीमोग्लोबिन जो है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग अपने दिल के बारे में, अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अपना जो हार्ट है, जो दिल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धमनी का मतलब आपको उस समय समझ में आ जाएगा। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, शिराएं का मतलब भी समझ में आ जाएगा और हीमोग्लोबिन का भी मतलब समझ में आएगा। हीमोग्लोबिन का मतलब तो सबको समझ में आता होगा कि रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करने के लिए कोशिका द्रव्य में लाल रंग का आयरन यौगिक हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, लाल रंग का जो भी आयरन यौगिक होता है उसी को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब तो समझ में आ गई होगा कितना इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर है। इसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनेगा, इन सभी चीजों को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उससे पहले अगर जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ऐसे ही आपका पूरे सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल भी मत घबराइए, बस आपके जो भी दोस्त अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं किए हैं उनको भी एक बार इस चैनल के बारे में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।